हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियन में। तो देखिए गाइस, इससे पहले आप लोगों को 7 टॉपिक मैंने प्रोवाइड कराया और ये जो सीरीज है वो 100 बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सीरीज चल रहा है। और अभी फिलहाल एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग लेकर के चल रहे हैं और आज हम देखेंगे संगम वंश। संगम वंश से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, लेकिन जब तक आप सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप कलेक्ट नहीं करके रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। संगम युग में उरैयूर जो है वो किसके लिए विख्यात था? उरैयूर जो था वो किसके लिए विख्यात था? तो सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा? ऑप्शन सी। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण ये केंद्र माना जाता था, इसलिए विख्यात था। संगम युग में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो कहीं कहीं नोट डाउन करके रखा हूँ। जैसे कि संगम युग में उरैयूर मुख्य रूप से कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होने के लिए विख्यात था। अगर प्रमुख तथ्य की बात करें, की पॉइंट्स की बात करें, की फैक्ट्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ से कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे उरैयूर जो था, जिसे हम वर्तमान में तिरुचिपल्ली के पास जानते हैं, ये प्रारंभिक चोलों की राजधानी हुआ करती थी। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी चेंज किया था, लेकिन पहले उरैयूर ही चोलों की राजधानी थी। यह स्थान उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के उत्पादन और व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। राइट। संगम साहित्य और विदेशी वृत्तांतों जैसे कि पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन जो सी है, इसमें भी उरैयूर का उल्लेख एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र के रूप में मिलता है, जिनके वस्त्रों की पश्चिमी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, उरैयूर जो था वो खास करके कपास के लिए फेमस था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेणी के युद्ध में चेर और पांड्य वंश की संयुक्त सेना किस चोल शासक ने पराजित किया था? वेणी के युद्ध में चेर और पांड्य वंश की संयुक्त सेना को किस चोल शासक ने पराजित किया था? वो कौन थे? करिकाल। ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, करिकाल। ठीक है। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि यह संगम युग के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी जिसने चोलों के उत्थान को चिन्हित किया। करिकाल चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें जले हुए पैर वाला शासक कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को जले हुए पैर वाला शासक कहा जाता है? वे 7 सुरों का ज्ञाता भी थे। करिकाल ने वेड़ी के युद्ध में चेर और पांड्य वंश की संयुक्त सेना को पराजित किया था, जिसे उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता है? तो संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? चोल, चेर, पांडे का मिलता है, लेकिन पल्लव का नहीं मिलता। पल्लव बाद में आए थे ऐसा माना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि चोल, चेर, पांडे संगम युग के प्रमुख और शक्तिशाली राजवंश थे, जिनका उल्लेख संगम साहित्य में बहुत बार देखने को मिलता है। पल्लव वंश का उदय संगम युग के अंत के बाद हुआ था। पल्लवों ने लगभग तीसरी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक शासन किया था, जबकि संगम साहित्य की रचना का मुख्य काल ईसा पूर्व शताब्दी तीसरी शताब्दी से लेकर के ईसवी की तीसरी शताब्दी तक मानी जाती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि संगम ग्रंथ तुल्कापियम किस विषय पर आधारित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, एकदम वीवीआई, कई बार पूछा गया। तुल्कापियम जो है वो व्याकरण से संबंधित है। यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, व्याकरण से। यहाँ पे ध्यान रहेगा, ये व्याकरण से संबंधित है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यह जो है व्याकरण के साथ साथ काव्य शास्त्र का भी प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। इसकी रचना तोलकापियर ने किया था। तोलकापियर नामक ऋषि ने किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि चोल वंश में उरैयूर के स्थान पर किस स्थान को राजधानी स्थापित किया? जैसे कि हमने ऊपर में देखा था कि जो उरैयूर था वो प्रारंभ में चोलों की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके यहाँ पे कह सकते हैं पुहार, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था, वो कौन थे? तो यहाँ पे हम चोल को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अच्छा, जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो आप लोगों में से काफी लोग ये कमेंट करेंगे इसका पीडीएफ हमें कहाँ पर मिलेगा? तो इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा हुआ, जो कि एप्लीकेशन पर ही, जो हमारा बिहार एसएससी सीजीएल वाला जो बैच है उसी में इसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो आप वहां पर जा सकते हो पीडीएफ के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर आप वहां पे जा सकते हो। इन सभी का डिटेल पीडीएफ रहेगा, सभी का क्वेश्चन का आंसर और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी एक साथ इंक्लूड रहेगा, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो पीडीएफ से आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है कि संगम कालीन चेर वंश की राज्य चिन्ह क्या हुआ करता था? देखिए,
यहाँ पे तीन राज्यों के बारे में जो हमेशा पूछा जाता है, तीन वंश के बारे में हमेशा राज्य चिन्ह पूछा जाता है, चेर, चोल और पांडे। तो यहाँ पे पूछा गया चेर वंश का, तो चेर वंश का जो था वो हम कह सकते हो धनुष, ठीक है, धनुष था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ अब पूछा जा सकता है कि चोल का बताइए कि क्या था, चोल, तो चोल जो थे वो हम कह सकते हो यहाँ पर बाघ, ठीक है, चोल का बाघ हुआ करता था। और उसी तरह से एक पांडे जो थे, तो पांडे आप याद रखोगे, जो महाभारत में पांडे का संबंध किससे, मछली से था, तो ये मछली है, ठीक है, मछली। तो इस तरह से याद रखिएगा कि चेर वंश का जो राज्य चिन्ह था वो है धनुष, चोल साम्राज्य का बाघ और पांडे का मछली। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था, किस एक पतन से संचालित होता था, तो ताम्रलिप्ति, यहाँ पे हम कह सकते हैं ताम्रलिप्ति, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, ताम्रलिप्ति। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ताम्रलिप्ति का महत्व अगर देखें तो देखिए, स्थान एवं व्यापार मार्ग में अगर देखा जाए तो ताम्रलिप्ति जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है, गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता था। अगर कार्य की बात करें तो यह पतन उत्तर के आंतरिक व्यापारिक मार्गों को दक्षिण पूर्व एशिया जैसे लंका, चीन और अन्य पूर्वी क्षेत्रों के साथ समुद्री व्यापार के लिए जोड़ता था। ठीक उसी तरह से चीनी यात्री, अगर हम बात करें तो चीनी यात्री फाहियान जो गुप्त काल के दौरान भारत आया हुआ था, इसने चीन वापस जाने के लिए इसी बंदरगाह यानी ताम्रलिप्ति का उपयोग किया था। इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अन्य जो पतन यहाँ पे दिए गए थे बाकी, जैसे कि भड़ौच, कॉम्ब्रे और कल्याण, इन सभी के बारे में यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हो कि ये जो थे वो सभी के सभी पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे, लेकिन प्रश्न पूछा गया था पूर्वी तट के बंदरगाह। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या आता है कि संगम काल के दौरान प्रमुख देवता कौन थे। संगम काल के दौरान जो प्रमुख देवता थे वो है मुरुगन, ऑप्शन डी मुरुगन, ठीक है, मुरुगन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, एक तरफ संगम और दूसरी तरफ अध्यक्ष के साथ मिलान किया गया, तो बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। देखिए, पहला जो तमिल संगम जो हुआ था मदुरई के दक्षिण में पांडे राज्य में कार्थी के संरक्षण में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे अगस्तस। तो यहाँ पे प्रथम संगम अगस्तस से बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, द्वितीय संगम की जो अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तमिल संगम तो सबसे पहले पांड्यों की दूसरी जो राजधानी कपाटपुरम थी उसमें वहां पर आयोजन किया गया था, और इसके अध्यक्ष अगस्तस एवं तोल्कापियर दोनों थे, अगस्तस से और तोल्कापियर, तो ये भी दोनों करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है कि तृतीय संगम, इसका जो आयोजन है वो मदुरई में आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे नकीकर, ठीक है, नकीकर तमिल कवि ये थे नकीकर, इनकी अध्यक्षता में किए गए थे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, इस ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऐसा गलत नहीं है। कपाटपुरम में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है, तो तुल्कापियम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा तुल्कापियम, ठीक है, तुल्कापियम द्वितीय संगम का शेष ग्रंथ माना जाता है तुल्कापियम को। और तृतीय संगम का अगर हम देखा जाए तो तृतीय संगम में जैसे शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, कुराल, ये सब तृतीय संगम की विशेषता है। नेक्स्ट क्या आता है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे, तो ये कार्तिकेय जो हम जिन्हें मानते हैं स्कंद यानी कार्तिकेय के सदृश थे, ऑप्शन डी। संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो ये जो शब्द था कोन, को, मनन, ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, ऑप्शन डी राजा के लिए। संगम साहित्य में कावेरीपट्टनम का संबंध किससे है, कावेरीपट्टनम का संबंध चोलों से था, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि राजधानी और बंदरगाह के रूप में देखा जाए तो कावेरीपट्टनम, जिसे पुहार के नाम से भी जाना जाता था, प्रारंभिक चोलों की दूसरी राजधानी थी, पहली उरैयूर थी, ये हमने ऊपर में देखा था। यानी देखिए कभी कभी हो सकता है कि पूछे कि चोलों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो वहां पे आपको पुहार ना लिख करके कावेरीपट्टनम लिखेगा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यह कावेरी नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था। आर्थिक महत्व अगर हम देखें तो यहाँ पे ध्यान देखिए कि यह चोल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र था, जहां से विदेशी व्यापार संचालित हुआ करता था। ठीक उसी तरह से साहित्यिक अगर उल्लेख देखें तो संगम साहित्य के महाकाव्यों, विशेष रूप से शिल्पाधिकारम में इस शानदार बंदरगाह शहर और इसके समृद्ध व्यापार का विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। शासक की अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए शासक के बारे में कि महान चोल शासक करिकाल को इस शहर को बसाने और इसे भव्य व्यापारिक केंद्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी एक बन सकता है कि कावेरीपट्टनम यानी जो पुहार है उसे बसाने और उसके व्यापारिक केंद्र
भव्य व्यापारी केंद्र का श्रेय किसे दिया जाता है, किस चोल शासक को दिया जाता है, तो करिकाल, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में चेर, चोल और पांडे के हुए कदम बने हैं। जैसे ऊपर हमने पल्लव देखा था, पल्लव नहीं था। उसी तरह से क्वेश्चन घुमा करके कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये 3 ही याद रखना है। पादिरुक्तु किन राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है, तो ये चेर यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। ठीक है, चेर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। पांडे केंद्रित थे, पांडे केंद्रित थे, तो राइट आंसर मदुरै में। ठीक है, मदुरै यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य के एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। रोम राज्य में एक दूत भेजा था और वो कौन थी, तो पांडे। ठीक है, पांडे यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। ठीक है, संगम साहित्य की रचना किसके संरक्षण में की गई थी, तो पांडे के संरक्षण में की गई थी। हमने ऊपर में देखा था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पांडे राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी को मानी जाती है, तो पांड्यों की जीवन रेखा जो नदी मानी जाती है, वैगई नदी मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी है। वैगई नदी और पांडे साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा लिखा गया, तो ध्यान से पढ़िए कि महत्व अगर देखा जाए तो वैगई नदी पांडे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह पांड्य की राजधानी मदुरै शहर के बीच से होकर के बहती थी। सभ्यता का केंद्र की अगर बात करें तो नदी ने कृषि, व्यापार और दैनिक जीवन के लिए पानी उपलब्ध करा करके पांड्य सभ्यता को पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो किलाड़ी, ये पॉइंट याद रखेगा, किलाड़ी जैसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल जो संगम काल के पांड्यों से संबंधित है, ये भी जो कि वैगई नदी के तट पर ही स्थित है। तो इस वजह से देखा जाए तो पांडे के लिए जीवन रेखा के रूप में वैगई नदी को कहना कोई गलत बात नहीं है। अगला सवाल क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह जिनकी प्रसिद्धि संगम काव्यों तथा यूनानी वृत्तांतों में मोतियों के लिए लिपिबद्ध है, वो कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, कोरकई। ठीक है, कोरकई यहाँ पे बी को टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है, बताइए तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलकापियम। तुलकापियम करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि काव्य शास्त्र भी है ये एक। नेक्स्ट आ रहा है कि संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में भी माना जाता है तुलकापियम को ही, यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो बताइए कि किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो कुराल यहाँ पे अब जो देख रहे हैं कुरल या फिर कुराल, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। तमिल भाषा में रचित कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। इसके जो रचयिता थे वो तिरुवल्लुर थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो ग्रंथ है इसमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामसूत्र का अद्भुत समन्वयन किया गया। नेक्स्ट आता है कि 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की संस्तुति की गई है, तो देखिए 5वीं सदी में तमिल महाकाव्य जो शिल्पाधिकारम है, जिसके जो रचयिता होते हैं इलांगो को माना जाता है, तो इसमें कावेरी नदी के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए होगा कावेरी नदी। नेक्स्ट आता है कि महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है, तो शिल्पाधिकारम का संबंध जो है वो किससे है, तो ध्यान में रखना है आपको कि शिल्पाधिकारम का संबंध जो है वो जैन तत्व से, यानी कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। देखिए इसके बारे में हमें सबसे पहले तो समझना होगा कि महाकाव्य शिल्पाधिकारम मुख्य रूप से कथानक में जैन तत्वों से संबंधित इसलिए है क्योंकि यह महाकाव्य एक जैन भिक्षु इलांगो के द्वारा लिखा गया। कहानी में त्याग कर्म जो कि जैन धर्म का एक केंद्रीय विषय माना जाता है और सांसारिक मोह के परित्याग पर बल दिया गया। कहानी के प्रमुख पात्र विशेष रूप से नायक कनगी अंततः अपने दुखों और क्रोध के बाद तपस्या का मार्ग अपनाती है जो जैन दर्शन से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। इस वजह से माना जाता है कि ये जो है इसका कथानक जैन तत्वों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त की गई है, तो ये आप कह सकते हो जो पत्नी पूजा है, पत्नी की पूजा, वो शिल्पाधिकारम, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा शिल्पाधिकारम। ठीक है,
प्रतिव्रता पत्नी की पूजा को शिल्पाधिकारम नामक तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इस महाकाव्य की जो नायिका है कनगी, जो अपने पति कोवलन की झूठी हत्या का बदला लेने के बाद एक देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। शिल्पाधिकारम ने कनगी के चरित्र के माध्यम से एक आदर्श और सतीव्रतापूर्ण पत्नी के रूप में प्रतिव्रता के महत्व को स्थापित किया, जिसे बाद में मंदिर बना करके पूजना शुरू किया गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे पत्नी पूजा या फिर कनगी पूजा। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? ऊपर में हमने ऑलरेडी देख चुका है, शिल्पाधिकारम के लेखक है जो कि इलांगो। नेक्स्ट आता है कि प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य थे? प्रारंभिक तमिल साहित्य में कौन सा महाकाव्य थे? तो महाकाव्य अगर देखा जाए तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, ये दो महाकाव्य थे। यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से जो महाकाव्य थे वह शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई। यहाँ पे दो रचनाएं याद रखना आपको। साथ ही साथ ये संगम काल के बाद के समय में लिखे गए थे। इन्हें 5 महान तमिल महाकाव्यों में गिना जाता है। शिल्पाधिकारम के जो रचनाकार थे इलांगो याद रखना है, और मणिमेखलाई के जो रचनाकार थे वो सितलई सतनार। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मणिमेखलाई और शिल्पाधिकारम। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत किसने लिखा था? लिखने वाले कौन थे? देखिए, संगम काल में तमिल में महाभारत लिखने वाले जो थे वो यहाँ पे पेरुद देवनार, याद रखिएगा, ऑप्शन डी पेरुद देवनार। नेक्स्ट आता है कि मणिमेखलाई के लेखक कौन थे? अभी जस्ट हमने ऊपर में बात किया, मणिमेखलाई के जो लेखक थे वो कौन थे? तो सितलेस सतनार, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख पाएंगे आपके शिल्पाधिकारम संगमकालीन महाकाव्य है, इनकी रचना जो कि आप सेनगुट के अनुज जो थे इलांगो ने किया था। और उसी तरह से मणिमेखलाई के जो रचनाकार थे वो हम यहाँ पे सितलेस सतनार याद रखेंगे, जो कि एक अनाज व्यापारी थे। कुरल की बात करें तो कुरल के बारे में भी याद रखिए कि ये प्रवीरता कवि तिरुवल्लुवर थे जो थे, इनकी रचना है। ये तीनों ज्यादातर पूछा जाता है, तीनों के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट आता है कि एक सही सुमेलित नहीं किया गया, बताइए कौन सा? तो देखिए भाई, जब हमने रचना देखा तो शिल्पाधिकारम इलांगो सिख, ठीक है। मणिमेखलाई ये गलत हो गया क्योंकि सितले सतनार थे, तो ये गलत हो गया। कुरल तो बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था? श्रीलंका का संगम कवि था, तो यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे? जो कि ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। इलंबोदियार जो थे वो श्रीलंका के संगम कवि थे। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए? संगम साहित्यों को तमिल भाषा में लिखा गया, ऑप्शन ए तमिल भाषा में। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो जो तृतीय संगम का आयोजन किया गया था वो मदुरई में किया गया था, ऑप्शन सी मदुरई। संगम कालीन साहित्य में कुनको एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कुनको और मनन जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। को मनन हमने ऊपर में देखा था। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया? यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया? तो संगम साहित्य में, ठीक है, संगम साहित्य में, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित था? ध्यान रखिएगा, संगम जो पतन था, बंदरगाह था, वो पश्चिमी तट पर स्थित था। तो यहाँ पे हम कहेंगे पश्चिमी तट पर स्थित कौन कौन से थे? तो देखिए, तोडी और जो मुसूरी देख रहे हैं आप, मुसीरी, ये जो थे ये दोनों पश्चिमी तट पर स्थित थे। और बाकी जो थे आप वैसे जैसे कि कुनौर, इसके अलावा भी बताते हैं आपको। देखिए, कुनौर थे और एक निलसीडा थे, ये भी आपका पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिपल्स ऑफ द अरिथियन सी का लेखक पुडोके के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे कह सकते हो आरिकमेडु, ठीक है, आरिकमेडु। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पुडुके और आरिकमेडु का जो महत्व है, यहाँ पे देखिए। आरिकमेडु की पहचान पेरिपल्स ऑफ द अरिथियन सी नामक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखी एक ग्रंथ में जिस बंदरगाह को पेडुके कहा गया वो आधुनिक आरिकमेडु के पास यानी पांडुचेरी के पास स्थित है। व्यापार केंद्र, यह बंदरगाह रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, विशेष रूप से संगम काल के दौरान। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? भारत के संदर्भ में मानसून की जो खोज की गई है वो हम किसे जानते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, हिपोलस, ऑप्शन सी।
यहाँ पे देखिए मानसून की खोज में हिप्पोलस का योगदान क्या रहा। तो हिप्पोलस पहली शताब्दी ईसा पूर्व का एक ग्रीक नाविक था। माना जाता है कि उसने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून हवाओं की नियमित प्रकृति की खोज की, या फिर कम से कम उनकी सही उपयोग पहली बार मिस्र और भारत के बीच समुद्री व्यापार के लिए किया था। इस खोज ने यूनानियों और रोमनों को अरब सागर को सुरक्षित और सीधे पार करने में सक्षम बनाया, जिससे भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार में भारी वृद्धि हुई। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि चूंकि इन हवाओं की खोज का श्रेय उन्हें दिया जाता है, इसलिए ग्रीक और रोमन साहित्य में इन मानसूनी हवाओं को कभी कभी हिप्पोलस की पौने के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा इसी तरह के रेगुलर वीडियोस के लिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी उपलब्ध कराया जा चुका है। आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ